हेलो ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू सनराइज एकेडमी। और दोपहर के 3:30 बज चुके हैं। हम लोग एक बार फिर से लाइव आ चुके हैं। वेरी गुड आफ्टरनून जी, अंजीत जी, सुनीता जी, सभी लोगों को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। जितने लोग भी वेरी गुड आफ्टरनून बोल रहे हैं सभी लोगों को गुड आफ्टरनून। तो जल्दी से एक बार बता दीजिए कि ऑडियो वीडियो सब क्लियर है, तो फिर सेशन को शुरू करते हैं जल्दी से। चलिए ठीक है भाई। सुरुचि जी वेरी गुड आफ्टरनून, मनीषा जी को भी वेरी गुड आफ्टरनून, सोनू बाला जी को भी, सुनीता जी को भी, नीतू चौहान जी को भी, सभी लोगों को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए ठीक है, ऑल क्लियर है तो फिर स्टार्ट करते हैं हम फटाफट क्लास को। ठीक है, 5 मिनट लेट हो चुके हैं ऑलरेडी हम लोग, और इतना भयंकर जाम था ना आज रास्ते में। चलो कोई बात नहीं, फिलहाल पहुंच गए मंजिल पर 5 मिनट लेट। चलिए ठीक है फिर। कल हमारा बजट वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया था। ठीक है, हाँ बजट तो हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, टैक्सेस नॉन टैक्सेस ये सब तो हम लोगों ने पढ़ लिया था। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक कौन सा पढ़ना है हम लोगों ने। देखिए आज पढ़ते हैं हम आज पढ़ेंगे आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के बारे में। ठीक है, चलिए भाई आज पढ़ेंगे आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक के बारे में। चलिए आज हमने पढ़ना है वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ। ठीक है, तो आज पढ़ेंगे विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में। ठीक है, विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, तो देखो हुआ क्या। भाई देखो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो हुआ ये कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद वर्ल्ड में दो ही ऐसे लोग बचे थे जिनके पास पैसा था और जिनके पास ताकत थी। वो कौन लोग थे? एक तो थे अमेरिकन और दूसरे थे यूरोपियंस। तो अमेरिकन और यूरोपियंस ऐसे दो देश ये बचे थे जिनके पास सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद पैसा बचा था, और बाकी सारे देशों में भूखमरी की समस्या थी और सारे देश जो है वो बर्बादी की कगार पर थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद अमेरिकन और यूरोपियंस ने ये सोचा कि हमें इस वर्ल्ड के लिए ना कुछ करना चाहिए।
तो इसलिए फिर जन्म हुआ वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का, ठीक है ना। वर्ल्ड के लिए कुछ करना चाहिए, उनको पैसा कैसे दिया जाए, मदद कैसे की जाए विश्व की, तो उसके लिए दो संस्थाएं बनाई गई, एक विश्व बैंक और एक इंटरनेशनल मॉनेटरी। तो याद रखिएगा, मीटिंग हुई थी, मीटिंग वॉज हेल्ड बिटवीन अमेरिकन्स एंड यूरोपियंस, ठीक है ना। मीटिंग वॉज हेल्ड बिटवीन अमेरिकन एंड यूरोपियंस एट ब्रेटन वुड सिटी इन अमेरिका, ठीक है। कहां पर हुई थी? एट ब्रेटन वुड्स सिटी इन अमेरिका, ठीक है। याद रखिएगा, अमेरिकन और यूरोपियों के बीच, ठीक है ना, अमेरिकी और सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद अमेरिकी और यूरोपियों के बीच अमेरिका के ब्रेटन वुड्स शहर में, ब्रेटन वुड्स शहर में बैठक हुई, ठीक है ना। तो के बीच अमेरिका के ब्रेटन वुड्स शहर में एक बैठक हुई, ठीक है ना। और इसी अमेरिका के ब्रेटन वुड्स शहर में क्या हुआ कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का जन्म हुआ, ठीक है ना। इसलिए आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को, इसीलिए याद रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक को इज ऑल्सो कंबाइंडली नोन एज ब्रेटन वुड ट्विंस, ठीक है ना। आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक कंबाइंडली नोन एज कंबाइंडली नोन एज ब्रेटन वुड ट्विंस, या फिर बोला जाता है ब्रेटन वुड्स ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को, तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक को कंबाइंडली, यानी कि सम्मिलित रूप से, सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? अरे यार, ये तो मार्कर चेंज कर दिया, ठीक है ना। कंबाइंडली नोन एज ब्रेटन वुड ट्विंस और ब्रेटन वुड ऑर्गेनाइजेशन। अब क्योंकि इन दोनों का जन्म जो है वो अमेरिकन और यूरोपियन के बीच में बैठक हुई, कहां पर? अमेरिका के ब्रेटन वुड शहर में। तो यहीं पर इन दोनों का जन्म हुआ था, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का, ठीक है। तो इसीलिए इन्हें ब्रेटन वुड ट्विंस और ब्रेटन वुड्स ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो ब्रेटन वुड ट्विंस और ब्रेटन वुड्स ऑर्गेनाइजेशन के नाम से इन दोनों संस्थानों को कंबाइंडली, यानी कि सम्मिलित रूप से जाना जाता है। तो भाई ध्यान रखिएगा इतनी बात।
चलिए भाई, यहां तक तो बात होगी क्लियर, ठीक है। तो किस तरह से इनका जन्म हुआ, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को कंबाइंडली क्या कहा जाता है, ब्रेटन वुड्स ट्विंस या फिर ब्रेटन वुड्स ऑर्गेनाइजेशन। चलिए अब देखते हैं कि दरअसल है क्या, दोनों में फर्क क्या है। दोनों ही वैसे तो लोन देते हैं मेंबर कंट्रियों को, ठीक है ना। दोनों ही क्या करते हैं, जो मेंबर कंट्रीज होते हैं उनको लोन देने का काम करते हैं, दोनों ही संस्थान। देखो आईएमएफ जो है ना, आईएमएफ अगर मैं बात करूं आईएमएफ की, और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं वर्ल्ड बैंक की, दोनों में थोड़ा सा ही फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। देखो क्या फर्क है, देखो आईएमएफ जो है ना वो प्रोवाइड करता है लोन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए। ये लोन देता है किस चीज के लिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए। आप कहेंगे सर ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्या होती है। देखो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ये होती है, मान लीजिए भारत देश है, भारत ने मान लो इंडिया ने क्या किया, 100 करोड़ का तो किया एक्सपोर्ट, मतलब माल बाहर भेजा। और मान लो 105 करोड़ का क्या कर लिया, इंपोर्ट। तो ये निर्यात कर दिया, और इसको 105 करोड़ को आयात कर लिया। आयात मतलब अंदर आ गया, एक्सपोर्ट यानी कि बाहर भेज दिया। तो कहने का मतलब है 100 रुपए का सामान बेचा गया और 105 करोड़ का सामान खरीदा गया। तो 5 करोड़ आपके माइनस में चले गए ना, 5 करोड़ माइनस के। इस माइनस के 5 करोड़ को आप लोग बोलते हैं बीओपी, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट। और हिंदी में कहा जाता है भुगतान संतुलन। हिंदी में कहा जाता है भुगतान संतुलन, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये होता है बीओपी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इसी को बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो बीओपी यानी कि भुगतान संतुलन को क्या करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाने के लिए, ताकि आपका जो फाइनेंस है वो ना बिगड़े। भाई आपने 100 रुपए का सामान मेंबर कंट्रियों को बेचा और 105 करोड़ का इंपोर्ट कर लिया, तो आपके माइनस जो 5 करोड़ है वो माइनस में चले गए ना, 100 का बेचा और 105 का आ गया आपके पास। तो जो 5 करोड़ रुपए किस में चले गए, माइनस में चले गए, उसे बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं, भुगतान संतुलन। तो उसको बैलेंस करने के लिए आईएमएफ लोन देता है, ठीक है, समझ रहे हैं बात को। तो आईएमएफ इसको बैलेंस करने के लिए क्या देता है, लोन देता है, बीओपी को मेंटेन करने के लिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए। वही वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक लोन देता है इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी के लिए। ये लोन देता है इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी के लिए, यानी कि गरीबी हटाने के लिए, कम करने के लिए, गरीबी हटाने या फिर कम करने के लिए, ठीक है। दूसरी तरफ याद रखिएगा कि जो आईएमएफ है, जो आईएमएफ है वो याद रखिएगा कि आईएमएफ हार्ड लोन प्रोवाइड करता है। आईएमएफ प्रोवाइड हार्ड लोन्स। अब ये हार्ड लोन्स क्या होते हैं ये भी समझाएंगे आपको। और वर्ल्ड बैंक जो होता है ये देता है प्रोवाइड सॉफ्ट लोन, प्रोवाइड
प्रोवाइड सॉफ्ट लोन्स, तो यहाँ प्रोवाइड हार्ड लोन्स और वहां प्रोवाइड सॉफ्ट लोन्स। देखो प्रोवाइड हार्ड लोन का मतलब क्या होता है, हार्ड लोन का मतलब होता है कठोर ऋण, हिंदी में क्या कह सकते हैं, कठोर ऋण, ठीक है ना, और उसको क्या कह सकते हैं, मुलायम ऋण, ठीक है। चलो, तो हार्ड लोन्स का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे लोन दिया जाता है अगेंस्ट सिक्योरिटी, याद रखिए, अगेंस्ट सिक्योरिटी, यानी कि कुछ गिरवी रखवा करके। और याद रखिएगा आईएमएफ सिक्योरिटी के नाम पर केवल और केवल ओनली गोल्ड रखवाता है, क्या रखवाता है, ओनली गोल्ड, केवल और केवल गोल्ड रखवाता है आईएमएफ, ठीक है। और याद रखिएगा आईएमएफ जो लोन लेता है वो देता है शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म लोन देता है। शॉर्ट टर्म लोन कितना होता है, 20 से 25 सालों के लिए, 20 से 25 सालों के लिए शॉर्ट टर्म लोन देता है। और एक चीज और याद रखिएगा, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाता है आईएमएफ, हाई रेट ऑफ, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो उच्च ब्याज दर लगाता है, उच्च ब्याज दर, ठीक है। अब जो वर्ल्ड बैंक होता है याद रखिएगा, ये विदाउट सिक्योरिटी लोन देता है, बिना कुछ गिरवी रखवाए, विदाउट सिक्योरिटी, ठीक है ना, तो बिना गिरवी कुछ रखवाए लोन देता है, ठीक है ना, बिना सिक्योरिटी के लोन देता है। दूसरी चीज याद रखिएगा, लॉन्ग टर्म के लिए लोन देता है, लॉन्ग टर्म, दीर्घ काल के लिए, हिंदी में कह सकते हैं वो अल्पकाल के लिए देता है, और ये दीर्घ काल के लिए। दीर्घ काल का मतलब होता है 40 से 45 वर्ष के लिए लोन देता है, ठीक है। और यहाँ पर इंटरेस्ट रेट कैसी लगती है, तो लो इंटरेस्ट रेट्स, लो इंटरेस्ट रेट्स, तो निम्न ब्याज दर, ठीक है। तो यहाँ कैसी ब्याज दरें लगती है, तो निम्न ब्याज दर, यहाँ पे उच्च ब्याज दर और वहां पे निम्न ब्याज दर लगती है, ठीक है। तो फर्क देख रहे हैं दोनों में क्या है, यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए लोन दिया जाता है, और यहाँ पर गरीबी दूर करने के लिए, मतलब छोटे मोटे बिजनेस करने के लिए, या फिर आप कह सकते हैं कि घर बनाने के लिए, इस तरह के कामों के लिए लोन दिया जाता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हार्ड लोन, यहाँ पर सॉफ्ट लोन। हार्ड लोन का मतलब है सिक्योरिटी के रखवा के लोन दिया जाता है, कम समय के लिए दिया जाता है, और इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा लगाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो है सॉफ्ट लोन दिया जाता है बिना सिक्योरिटी के, लंबे समय के लिए, और निम्न ब्याज दर, ठीक है। अब आईएमएफ याद रखिएगा, आईएमएफ इज कंट्रोल्ड बाय यूरोपियंस, आईएमएफ को यूरोपियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है, ठीक है ना, यूरोपियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है, यूरोपियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है, ठीक है ना। तो आईएमएफ को यूरोपियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। और दूसरी तरफ याद रखिएगा, दूसरी तरफ वर्ल्ड बैंक को याद रखिएगा कि अमेरिकन द्वारा, कंट्रोल्ड बाय अमेरिकन, कंट्रोल्ड अमेरिकन, ठीक है। तो अमेरिकी द्वारा क्या किया जाता है, इसे कंट्रोल किया जाता है, ठीक है, अमेरिकी द्वारा, अमेरिकन द्वारा, तो अमेरिकी द्वारा इसे को नियंत्रित किया जाता है, ठीक है। ज्यादा मेजर फर्क तो नहीं है, लेकिन अभी डिटेल बहुत है, अभी कुछ इससे कुछ नहीं समझ आने वाला आपको, अभी असली तो अभी अब चलेगा आपको, जो अब समझ में आएगा, अब तो असली है, ठीक है। यहाँ तक तो ऐसे ही था थोड़ा सा, अब बात की बात करते हैं आगे की।
देखिए आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की अगर बात की जाए ना, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की, तो इनकी स्थापना याद रखिएगा, फाउंडेशन अगर आपसे पूछिए, फाउंडेशन, इन दोनों की स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई थी, विद 51 मेंबर कंट्रीज, विद 51 मेंबर कंट्रीज, ठीक है। याद रखिएगा 51 सदस्य देशों के साथ, 51 सदस्य देशों के साथ, ठीक है। तो 51 सदस्य देशों के साथ 27 दिसंबर 1945 को विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई, ठीक है। अगर पूछा जाए कि टोटल कंट्रीज कितनी है इस समय वर्ल्ड बैंक के और आईएमएफ के, टोटल कंट्रीज कितने सदस्य देश हैं, कुल कितने सदस्य देश हैं, कुल कितने सदस्य देश हैं, तो याद रखिएगा कुल 190 सदस्य देश हैं, ठीक है ना। 190 कंट्रीज, 190 सदस्य जो है इसके मेंबर है इस समय वर्तमान। और सबसे लेटेस्ट कंट्री पूछी जाए ना, कि सबसे नवीनतम कौन सा देश है जो कि इसका सदस्य बना है, सबसे लेटेस्ट कंट्री अगर आपसे पूछा जाए जो वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ का सदस्य बना है, ठीक है, 190वां देश, तो वो है अंडोरा, ठीक है ना, अंडोरा। तो उस देश का नाम है अंडोरा, ये 190वां देश है जो अभी इसका रिसेंटली मेंबर बना है 2020 में, ठीक है, अंडोरा। और हेडक्वार्टर याद रखिएगा, दोनों का ही हेडक्वार्टर, मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाए तो अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में है। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ है, वॉशिंगटन डीसी, ठीक है। तो वॉशिंगटन डीसी में दोनों का ही हेडक्वार्टर है, ये बात भी ध्यान रखनी है, ठीक है। तो चलिए जरा आईएमएफ की बात करते हैं, आईएमएफ के बाद करूंगा वर्ल्ड बैंक की बात, ठीक है। तो पहले आईएमएफ की बात कर लेते हैं, आईएमएफ की क्या क्या विशेषताएं हैं, कैसे आईएमएफ काम करता है, ठीक है। और कैसे इसकी सदस्यता मिलती है। देखो आईएमएफ की अगर मैं बात करूं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और इसे हिंदी में कहा जाता है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, आईएमएफ, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो देखो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, द मेन फंक्शन ऑफ द आईएमएफ इज टू प्रोवाइड द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी टू द मेंबर कंट्रीज, ठीक है। तो यही चीज बताई थी, द मेन फंक्शन ऑफ द आईएमएफ, ठीक है ना, द मेन फंक्शन ऑफ द आईएमएफ। तो आईएमएफ अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो मुख्य काम है, मेन फंक्शन ऑफ द आईएमएफ इज टू प्रोवाइड द लोन फॉर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी टू द मेंबर कंट्रीज, ठीक है ना। टू प्रोवाइड द टू प्रोवाइड लोन्स टू द मेंबर कंट्रीज, मेंबर कंट्रीज फॉर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ठीक है, फॉर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ठीक है ना। और बाय गिविंग हार्ड लोन्स, कैसा लोन देता है ये, टू प्रोवाइड, यहाँ पे एक चीज और जोड़ो, हार्ड लोन, ठीक है ना, फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है ना, फॉर। तो आईएमएफ का मुख्य कार्य क्या है, सदस्य देशों को लोन देना, ठीक है ना। क्या नाम है, आईएमएफ का मुख्य कार्य है सदस्य देशों को कठोर ऋण प्रदान करना, ठीक है ना। किस चीज के लिए, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए। ये चीज मैं आपको बता देता हूँ, कैसा ऋण प्रदान करना, कठोर ऋण प्रदान करना, वो भी याद रखिएगा अल्पकाल के लिए, अल्पकाल यानी कि शॉर्ट टर्म। तो अल्पकाल के लिए क्या करना, ऋण प्रदान करना,
यही काम है IMF, जो मेन काम है। तो वर्किंग देखते हैं अब IMF की वर्किंग कैसी है। IMF की वर्किंग ऑफ IMF, ये तो मेन वर्क हो गया, इसका मेन फंक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं वर्किंग ऑफ IMF। IMF की कार्य कैसे करता है, देखो ऐसा होता है, जब भी किसी सदस्य को IMF का सदस्य बनना होता है, जब भी किसी देश को IMF का सदस्य बनना होता है, तो उसको एक क्या करना पड़ता है, फॉर्म जो होता है, मेंबरशिप फॉर्म सबमिट करना होता है, ठीक है ना। एक मेंबरशिप फॉर्म क्या करना होता है, सबमिट करना पड़ता है वॉशिंगटन DC जाकर के इनके हेडक्वार्टर में। तो जब भी किसी देश को IMF का सदस्य बनना होता है, तो उसको एक मेंबरशिप फॉर्म को सबमिट करना पड़ता है IMF के हेडक्वार्टर में। और इस फॉर्म को याद रखिएगा IMF के सदस्य देशों द्वारा सिंपल मेजोरिटी से पास होना चाहिए, ठीक है ना। दिस फॉर्म इज passed by the सिंपल मेजोरिटी। याद रखिएगा इस फॉर्म साधारण बहुमत द्वारा पास होना आवश्यक होता है। साधारण बहुमत द्वारा पास होना आवश्यक आवश्यक होता है पास होना, ठीक है। साधारण बहुमत तो आपको पॉलिटी में बहुत बार बता चुका हूँ, 50% प्लस एक, मतलब 50% प्लस एक 200, मान लो 189 मेंबर 190 मेंबर है, तो 190 का आधा कितना हो गया, तो 190 का आधा हो गया 85, 85 प्लस 1 मतलब 86 में आपका काम हो जाएगा, ठीक है। वो भी अगर सब देश आए हैं, तो अगर 100 लोग ही आए हैं तो 51 में भी काम हो जाएगा, 80 लोग आए हैं तो 41 में भी काम हो जाएगा, 60 ही देश अगर उपस्थित है तो 31 में भी काम हो जाएगा, ठीक है। तो साधारण बहुमत द्वारा इस फॉर्म को पास होना होगा, ठीक। अब कोई भी किसी भी देश का, अब सेकंड पॉइंट याद रखिएगा, ये तो फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट, अगर इस प्रस्ताव से कोई भी देश सदस्य देश बनता है, वंस द कंट्री बिकम द मेंबर ऑफ IMF, इट इज इनसाइड अ कोटा बेस्ड अपॉन द साइज ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। तो जैसे ही कोई भी देश सदस्य बनता है, ठीक है ना, इसके बाद क्या होता है, कोई भी देश IMF का सदस्य बनता है, IMF का सदस्य बनता है, ठीक है। तो उस देश की अर्थव्यवस्था के अनुसार, उस देश की अर्थव्यवस्था के अनुसार, उस देश की अर्थव्यवस्था के अनुसार क्या किया जाता है, उसको एक कोटा असाइन कर दिया जाता है, कोटा दे दिया जाता है, कोटा, ठीक है ना। तो देश IMF का सदस्य बनता है, तो उस देश की अर्थव्यवस्था के अनुसार उस देश को एक कोटा क्या कर दिया जाता है, असाइन कर दिया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। उस देश को एक कोटा दे दिया जाता है। मान लीजिए पूरे विश्व में व्यापार होता है 100 करोड़ रुपए का, 100 करोड़ में से भारत का जो व्यापार होता है विश्व में वो 3 करोड़ का होता है, तो भारत का कोटा सेट कर दिया जाएगा 3 करोड़ रुपए का। जितना भी भारत व्यापार करता है ना इस पूरे विश्व में, तो भारत का एक कोटा क्या कर दिया जाएगा, असाइन कर दिया जाएगा, 3 करोड़ का कोटा है भारत का अर्थव्यवस्था के अनुसार। तीसरी चीज याद रखिएगा यहाँ पर, based upon the size of the quota of the country need to submit a membership fees। अब किसी देश को जो कोटा असाइन किया जाएगा ना, उस कोटे की जो भी होगा वो कोटा, मान लो मैंने कह दिया भारत 3 करोड़ रुपए का व्यापार करता है विश्व में, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, मेंबरशिप फीस देनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब आपको मेंबरशिप सदस्यता की फीस, मेंबरशिप फी, तो सदस्यता फी क्या करनी पड़ेगी, सबमिट करनी पड़ेगी आपको। मेंबरशिप फी क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पर सबमिट करनी पड़ेगी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो मेंबरशिप फी को क्या करना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा आपको कोटे के अनुसार।
तो जो कोटा आपको असाइन किया गया है उसके अकॉर्डिंग आपको मेंबरशिप फीस को क्या करना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, मान लो आपका व्यापार विश्व में 3 करोड़ का है, 3 करोड़ रुपए आपको एक मेंबरशिप फी, सदस्यता फीस के रूप में जमा करनी होगी। ठीक है, अब याद रखिएगा, अब ये जो मेंबरशिप फीस है ना, अब इसके लिए एक रूल है। अब इसकी 25% जो फीस है ना, 25% इस मेंबरशिप फीस में से 25% फीस आईएमएफ की करेंसी में पे करनी पड़ेगी, आईएमएफ की करेंसी। और आईएमएफ की करेंसी कौन सी होती है, तो आईएमएफ की करेंसी होती है, भाई मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, आईएमएफ की करेंसी, आईएमएफ करेंसी जिसे नोन एज एसडीआर, नोन एज एसडीआर, जिसे कहा जाता है स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, स्पेशल स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। भाई ये बड़ी इंपॉर्टेंट है चीज। ठीक है, तो स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स एसडीआर। तो एसडीआर, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि एसडीआर किससे संबंधित है, तो भाई याद रखिएगा ये आईएमएफ की करेंसी है एसडीआर, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। और एसडीआर को याद रखिएगा, एसडीआर में कौन कौन सी करेंसीज आती है, तो एसडीआर में याद रखिएगा डॉलर, पाउंड, यूरो, येन और युआन आता है। ठीक है ना, डॉलर, पाउंड, यूरो, येन और युआन। ठीक है, तो ये आईएमएफ की करेंसी है जिसे एसडीआर कहा जाता है। और इस करेंसी को बास्केट करेंसी भी कहा जाता है, बास्केट करेंसी। ठीक है, तो बास्केट करेंसी के नाम से भी इसको जाना जाता है, जो कि आईएमएफ की करेंसी। तो मान लीजिए 3 करोड़ रुपया आपका, तो 3 करोड़ रुपए का आपका कोटा है, तो 3 करोड़ में से 25% तो आपको एसडीआर में देना है, यानी कि डॉलर, पाउंड, यूरो, येन और युआन। तो भारत के पास में तो फॉरेन रिजर्व होता है, जो कि डॉलर, पाउंड, यूरो, येन और युआन में ही रखना होता है। ठीक है, तो आपको 25% तो आईएमएफ की करेंसी में देना है, और 75% फीस, बची 75% फीस आप अपनी देश की करेंसी में दे सकते हैं। ठीक है ना, तो अपने देश की मुद्रा में दिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब रुपए में दे सकते हैं, तो देश की मुद्रा में दिया जा सकता है। समझ रहे हैं बात को, बस। और ये पैसा देने के बाद आप सदस्य बन जाएंगे। ठीक है, तो देखो आईएमएफ का सदस्य देश बनने के लिए सबसे पहले तो आपको एक मेंबरशिप फॉर्म को सबमिट करना होता है। ठीक है ना, और जिस सबमिट फॉर्म को एक साधारण बहुमत के द्वारा पास होना आवश्यक होता है। अब पास होने के बाद आप क्या बन जाएंगे, सदस्य बन जाएंगे। अब कोई भी देश सदस्य बनता है तो उस देश की अर्थव्यवस्था के अनुसार उसे एक आर्थिक कोटा असाइन कर दिया जाता है। अब उस कोटे के अनुसार उसे सदस्यता फीस जमा करनी पड़ती है, जिस फीस में से 25% आईएमएफ की करेंसी में और 75% अपने देश की करेंसी में आप जमा कर सकते हैं। ठीक है भाई, यहां तक तो सभी को बात समझ में आ गई होगी, तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से क्या करता है आरबीआई, कोई भी कंट्री आईएमएफ का सदस्य बन सकता है। ठीक है, अब अगली चीज याद रखिए, अब अगली चीज ये है कि आपने जितना अमाउंट दिया है, जितना भी 75% और 25% मिला करके 100%, मान लो 3 करोड़ दिया है, तो आप अपने मेंबरशिप फीस का, अगर कभी भी आपको पैसों की जरूरत पड़ती है ना, अपनी मेंबरशिप फीस का कितना, 300% तक लोन ले सकते हैं। मतलब आपने 100 करोड़ जमा किए हैं ना, 100 करोड़, तो आप 300 करोड़ तक का लोन ले सकते हो। 100 रुपए जमा किए तो 300 रुपए तक का लोन ले सकते हो। समझ रहे हैं, 300 रुपए तक का लोन लिया जा सकता है। अच्छा, एक चीज कंपलसरी है, अगर कोई भी ये जो मेंबरशिप फॉर्म सबमिट किया जाएगा, कोई भी देश आईएमएफ का सदस्य बनेगा ना, तो वो ऑटोमेटिकली वर्ल्ड बैंक का भी सदस्य बन जाएगा। ठीक है, मतलब वर्ल्ड बैंक का सदस्य बनने के लिए कोई अलग से प्रोविजन नहीं है। कोई देश अगर आईएमएफ का सदस्य बनता है तो वर्ल्ड बैंक का वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, सदस्य बन जाएगा। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो मेंबरशिप फॉर्म का 300%, मतलब 100 रुपए जमा किए तो 300 रुपए, मान लो 3 करोड़ जमा किए तो 9 करोड़ रुपए तक का लोन आप ले सकते हो, जब मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ऐसे लोन को स्टैंडिंग लोन कहा जाता है। तो 300% लोन को क्या कहा जाता है, अपने मेंबरशिप फॉर्म का 300% लोन को कहा जाता है स्टैंडिंग लोन। आप जब मर्जी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
एक बार आप आईएमएफ के सदस्य बन गए, आपने अपनी मेंबरशिप फॉर्म सबमिट कर दी, फीस सबमिट कर दी, तो आप 300% तक लोन अभी भी ले सकते हो, जिसे स्टैंडिंग लोन कहा जाता है, ठीक है ना, जिसे स्टैंडिंग लोन कहा जाता है। अच्छा, अगर आपको 300% से ज्यादा का लोन चाहिए हो, मान लीजिए आपको 300% से ज्यादा का प्लस का लोन चाहिए, तो उसके लिए क्या प्रोविजन है, उसके लिए भी प्रावधान है। उसके लिए आपको एक प्रस्ताव पेश करवाना होगा, ठीक है ना, प्रस्ताव पेश करना होगा आईएमएफ में। कहाँ पे पेश करना होगा, आईएमएफ में एक प्रस्ताव पेश करना होगा, ये सदस्य देशों के द्वारा, जिसे सदस्य देशों के द्वारा 85% बहुमत से पास होना चाहिए, बहुमत से पास होना चाहिए, ठीक है ना, 85%। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ यहाँ पर, तो जिसे 85% बहुमत से क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। अब याद रखिएगा, 85% में से यूएसए के पास, अकेले देश के पास, यूएसए के पास 17% वोटिंग राइट्स है। मतलब यूएसए जब वोट देगा ना आईएमएफ में कि हाँ इस देश को 300% से ज्यादा पैसे दे दिए जाए, 300% से ज्यादा लोन दे दिया जाए, उसकी मेंबरशिप फीस है, तो अगर सिर्फ अमेरिका वोट देगा तो उसके वोट का वैल्यू माना जाएगा 17%। मतलब कहने का ये है कि पूरी दुनिया ने वोट डाल दिया ना, 190 देशों में से 189 कंट्रीज ने वोट डाल दिया, तो कितनी परसेंट बनेगा, 83%, ठीक है, क्योंकि अकेले 17% राइट्स तो यूएसए के पास है और 85% चाहिए, मतलब पूरी दुनिया वोट डाल देना और अमेरिका वोट ना डाल दे तो आईएमएफ से पैसा नहीं मिलेगा। लोगों की मजबूरी हो जाती है कि अमेरिका के साथ अच्छे रिश्ते बनाना, इसीलिए लोग जो है ना अमेरिका के साथ सभी देश अच्छे रिश्ते बनाने की भाग में लगे रहते हैं, क्योंकि पता है कि अगर अमेरिका साथ नहीं होगा ना, पूरी दुनिया भी साथ होगी, तब भी आईएमएफ से पैसा नहीं मिलेगा अगर कोई बुरा समय आया देश में, इसीलिए सभी लोग अमेरिका के पीछे भागे। तो लोगों की ना, देशों की मजबूरी है अमेरिका के साथ अच्छे रिश्ते बनाना, ठीक है, तो लोगों की ये मजबूरी है अमेरिका के साथ अच्छे रिश्ते बनाना, क्योंकि अमेरिका के पास अकलौते के पास 17% क्या है, वोटिंग राइट्स है। तो वोटिंग राइट्स पे अगर बात करें तो पहले नंबर पे तो अमेरिका के पास है, ठीक है, इसके बाद भारत के पास 11वें नंबर पर है, 11वें नंबर पर है इंडिया के पास, कितने, 2.4%, ठीक है। और याद रखिएगा, जो सबसे लास्ट 190वां नंबर है अंडोरा, 190 रिसेंटली देश है ना अंदोरा, तो अंदोरा के पास कितने परसेंट वोटिंग राइट्स हैं, तो याद रखिएगा 0.01%, 0.01%। मतलब आप ये देखिए, अंदोरा का वोट मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अमेरिका का वोट मिलना ना अनिवार्य हो जाता है, वरना आपके पैसे पास नहीं होंगे, ठीक है ना, आपके पैसे पास नहीं होंगे। तो इस समय का आईएमएफ का सबसे बड़ा उधारी देश कौन सा, अगर पूछा जाए आपसे, ठीक है ना, हम आईएमएफ का सबसे बड़ा लैंडिंग कंट्री कौन सी है, सबसे बड़ा उधारी देश, लैंडिंग कंट्री, तो आईएमएफ का सबसे बड़ा उधारी देश कौन सा, अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा ग्रीस। तो ग्रीस वर्तमान में सबसे बड़ा उधारी देश है आईएमएफ का। देखो आप सभी लोग शायद जानते ही होंगे, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे, लगभग 2-3 साल पहले ग्रीस जो था ना वो यूरोजोन क्राइसिस में फंस गया था और वहां की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई थी। अब ग्रीस ने अपनी मेंबरशिप फीस का कुल 600% लोन ले लिया है, लेकिन अब उसे चुका नहीं पा रहा है और वहां की सरकार लगातार हर तरह से कोशिश कर रही है कि कटिंग करके पैसे बचाए जाएं और आईएमएफ को वापस दिए जाएं, जिससे वो वापस से अपनी अर्थव्यवस्था को ट्रैक पर ला सके। हर सरकार वहां की मुमकिन कोशिश कर रही है लेकिन कर नहीं पा रही है। तो इस समय आईएमएफ का सबसे बड़ा उधारी देश जो है वो कौन है, वो ग्रीस है, ठीक है। तो ये हो गया आपका आईएमएफ कंप्लीट। भाई जल्दी बताएं, क्लियर है आईएमएफ? चलिए ठीक है भाई, सभी लोग कह रहे हैं क्लियर है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये थी आईएमएफ की वर्किंग। सर ये 300 वाला हाँ हाँ बेटा बिल्कुल रिपीट करेंगे, ठीक है।
देखो मैंने कहा आप अपनी मेंबरशिप फीस का ना कितना लोन ले सकते हो, 300%। आपने एक बार मेंबरशिप फीस जमा करा दी, मान लो आपने 100 रुपए मेंबरशिप फीस जमा कराई, तो आप अपनी मेंबरशिप फीस का 300%, 100 का 300% कितना होता है, 300। तो कहने का मतलब है 300% तक लोन ले सकते हो। मान लो आपने मेंबरशिप फीस 500 रुपए जमा कराई, तो 500 का 300% कितना होता है, 5×3 = 15। 500 जमा कराए हैं तो 1500 रुपए तक का लोन ले सकते हैं, ठीक है। तो बस यही है, ठीक है। तो अपनी आप जमा का मेंबरशिप फीस का 300% तक क्या ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं, अगर आप IMF के सदस्य देश बने हैं, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आइए वर्ल्ड बैंक की तरफ। देखो वर्ल्ड बैंक जो है ना, वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक जिसे आप लोग कहते हैं, विश्व बैंक। अब बात कर लेते हैं जरा वर्ल्ड बैंक की। तो हो गया IMF। अच्छा कोई भी देश, मैंने आपको बताया अगर IMF का सदस्य बना तो वो ऑटोमेटिकली वर्ल्ड बैंक का भी सदस्य बन जाएगा, ठीक है ना, ऑटोमेटिकली बन जाएगा। अब देखते हैं कि वर्ल्ड बैंक का सदस्य बनने के लिए, वर्ल्ड बैंक का सदस्य बनने के लिए देखो वर्ल्ड, तो देखो आपको मैंने बताया था द मेन फंक्शन ऑफ द वर्ल्ड बैंक इज टू एलिमिनेट द पॉवर्टी, एलिमिनेट, एलिमिनेट द पॉवर्टी, ठीक है ना। तो विश्व बैंक का जो मुख्य कार्य है वो क्या है, वो है गरीबी खत्म करना, वो है गरीबी खत्म करना, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक का जो मुख्य कार्य है वो है गरीबी खत्म करना, टू एलिमिनेट द पॉवर्टी, ठीक है ना। और वो भी कैसा लोन दे करके, तो सॉफ्ट लोन दे करके। एक चीज तो मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ, तो कैसा लोन दे करके, सॉफ्ट लोन दे करके, ठीक है। सॉफ्ट लोन क्या है ये भी आपको बता चुका हूँ स्टार्टिंग में। अब याद रखिएगा वर्ल्ड बैंक ग्रुप ऑफ कंसिस्टिंग 5 ऑर्गेनाइजेशन, तो विश्व बैंक जो है ना वो 5 संगठनों का एक समूह, 5 ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो 5 संगठनों का एक क्या है, एक ग्रुप है, एक समूह, ठीक है। तो विश्व बैंक 5 संगठनों का एक समूह है, ठीक है। कौन कौन से हैं वो 5 संगठन, तो याद रखिएगा पहला है IBRD, जिसे कहा जाता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। अभी एक एक करके सारा बताऊंगा, फिर उसकी डेफिनेशन भी बताऊंगा। फिर है IDA, जिसे कहते हैं इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। फिर तीसरे नंबर पर है जिसे कहा जाता है IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है। फिर चौथे नंबर पर है, याद रखिएगा, जिसे कहा जाता है MIGA, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटीड एजेंसी, ठीक है। और 5वें नंबर पे है ICSID, जिसे कहते हैं इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट एंड इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, ठीक है। तो इन 5 देशों से बना है, याद रखिएगा, इन 5 संगठनों से। तो IMF जो है ना, सॉरी वर्ल्ड बैंक जो है, इन 5 संगठनों का क्या है, एक ग्रुप है। चलिए बताते हैं। IBRD तो इन 5 संस्थाओं का, 5 संगठनों का एक समूह है। अब देखते हैं इन पांचों के बारे में, पांचों क्या क्या है, ठीक है। और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे यहाँ से। देखो सबसे पहले है IBRD, ठीक है। इसको कहा जाता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। वो हिंदी क्या बनेगी इसकी, हिंदी इसकी बनेगी, वैसे हिंदी है तो नहीं इसकी, लेकिन जो लिखा गया उसकी हिंदी क्या बनेगी, तो पुनर्निर्माण और विकास अंतर्राष्ट्रीय बैंक, ठीक है ना। पुनर्निर्माण और विकास अंतर्राष्ट्रीय बैंक, वैसे ऐसा नहीं होगा, अंतर्राष्ट्रीय बैंक, ठीक है। चलो तो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड, तो IBRD, तो IBRD का काम क्या होता है, इट लेंड्स टू गवर्नमेंट टू मिडिल इनकम एंड क्रेडिट लो वर्किंग कंट्रीज, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ये
लिखा हुआ है इट लेंड्स टू द गवर्नमेंट, इट लेंड्स टू गवर्नमेंट मिडल इनकम एंड क्रेडिट, मिडल इनकम एंड क्रेडिट लो इनकम कंट्रीज, एंड क्रेडिट लो इनकम कंट्रीज। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है। तो ये ऐसे देशों को ऋण प्रदान करता है, ये ऐसे देशों को ऋण प्रदान करता है जो कि मिडिल इनकम यानी कि मध्यम आय, हिंदी में क्या कहेंगे मिडिल इनकम को, मध्यम आय, या फिर लो इनकम यानी कि निम्न आय वाले देश, यानी कि निम्न आय वाले। अच्छा, क्रेडिट वर्थी, यहाँ पे लिखो क्रेडिट वर्थी, क्रेडिट वर्थी लो इनकम कंट्री। अच्छा, क्रेडिट वर्थी का मतलब क्या होता है? क्रेडिट वर्थी का मतलब होता है जिनको अगर आप लोन दोगे तो वो अपना लोन चुकाने के लिए सक्षम। ठीक है, देखो आपने सुना होगा बहुत सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आपने सुना होगा, इकरा वगैरह। ठीक है, क्वेश्चन भी आया था टीजीटी आर्ट्स कमीशन में 2019 19 में 18 19 या 18 में आया था, एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं है, शायद 18 में आया था, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से क्वेश्चन। ठीक है, तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज क्या करती है, इन सारी चीजों का बताती है कि गवर्नमेंट कौन से देशों की है जो कि क्या करती है, उनको रेटिंग देती है। जैसे 5 स्टार है, उनको रेटिंग दे देगी, 1 स्टार की रेटिंग है इसका मतलब वो देश लोन ही नहीं चुकाते, 2 स्टार की रेटिंग है तो इसका मतलब चुका भी सकते हैं, नहीं भी चुका सकते, 3 स्टार की रेटिंग है इसका मतलब चुका देंगे थोड़ा आराम आराम से, 4 स्टार की रेटिंग है टाइम भी चुकाएंगे, और 5 स्टार की रेटिंग है तो मतलब है टाइम से पहले ही चुका देंगे। ठीक है, तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से जो रेटिंग मिलती है उसके अनुसार पता लगता है कि मिडिल इनकम और क्रेडिट वर्थी लो इनकम है तो मध्यम और निम्न आय वाले, लेकिन आपको आपका पैसा वापस दे देंगे, इस बात की गारंटी है। ठीक है ना, तो आईबीआरडी ऐसे देशों को लोन प्रोवाइड करती है जो मध्यम आय या फिर निम्न आय वाले देश होते हैं, जिनकी आय बहुत कम होती है। ठीक है, तो मध्यम या फिर निम्न आय मतलब जहां की लोगों की उच्च आय है वहां के लोगों को ये लोन नहीं देता। ठीक है, तो ये मध्यम और निम्न आय वाले देशों को क्या करता है, सदस्य देशों को लोन देता है। ठीक है ना, तो मध्यम और निम्न आय वाले सदस्य देशों को क्या करता है, ये लोन प्रोवाइड करता है। इट लेंड्स टू द गवर्नमेंट मिडिल इनकम एंड क्रेडिट वर्थी लोन। ठीक, तो आईबीआरडी मध्यम आय और निम्न आय वाले देशों को क्या करता है, ऋण प्रदान करता है। ठीक है, क्या करता है, ऋण प्रदान करता है भाई, ये बात ध्यान रखिएगा, आईबीआरडी। ठीक है ना, आईबीआरडी। अब इसके बाद दूसरा, अब ये तो हो गई पहली ऑर्गेनाइजेशन, इसके बाद अगली ऑर्गेनाइजेशन कौन सी, वो देखते हैं, ये वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक की दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है आईडीए, जिसे कहते हैं इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय विकास संघ एसोसिएशन। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय विकास संघ, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। तो आईडीए जो होता है ना, आईडीए, आईडीए क्या करता है, इंटरेस्ट फ्री लोन देता है, इंटरेस्ट फ्री लोन, तो बिना ब्याज वाला ऋण प्रदान करता है। ठीक है ना, बिना ब्याज वाला ऋण क्या करता है, ये प्रदान करता है। ठीक है, बिना ब्याज वाला ऋण। ठीक है, जिसे क्रेडिट एंड ग्रांट्स टू द गवर्नमेंट और द पुअरेस्ट कंट्रीज, तो कैसे देशों को प्रदान करते हैं, पुअरेस्ट कंट्रीज मतलब बहुत गरीब देशों, पुअरेस्ट कंट्रीज मतलब जो बहुत सबसे गरीब देश है ना, तो सबसे गरीब देश, सबसे ज्यादा जो गरीब देश है इन्हें क्या करता है, ये पुअरेस्ट कंट्रीज, पुअरेस्ट कंट्रीज अफ्रीकन कंट्रीज होती है। कल आपने पढ़ा था ना बजट में कि अफ्रीकन कंट्रीज का बजट ही जो होता है ना सरप्लस बजट होता है, क्योंकि वहां डेवलपमेंट ही नहीं होती, वहां नए नए एयरपोर्ट्स, नई नई रेलवे लाइंस, मतलब कोई विकास नाम की कोई चीज नहीं, समझ रहे हैं आपको। तो याद रखना अफ्रीकन कंट्रीज ऐसी कंट्रीज है जो कि सबसे गरीब देश है, तो ऐसे देशों को बिना ब्याज के क्या करता है, ऋण प्रदान, ऋण प्रदान।
ठीक है। और याद रखिएगा टुगेदर, IBRD, टुगेदर। वैसे अगर वर्ल्ड बैंक के मेन जो थे ना, बाकी तो बाद में ऐड हुए थे वर्ल्ड बैंक में। टुगेदर जब वर्ल्ड बैंक स्टार्ट हुआ था तो IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और साथ ही साथ IDA, इन दोनों से ही स्टार्ट हुआ था। बाकी संस्थान तो बाद में जुड़े थे, जो तीन है ना बचे पांच में से, वो बाद में जुड़े थे। तो ये दोनों जब RBI खुला था तो इन्हीं को कंबाइंडली वैसे वर्ल्ड बैंक, ठीक है ना, टुगेदर IBRD एंड IDA नॉन एज वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। तो इन दोनों को ही विश्व बैंक कहा जाता था। लेकिन वर्तमान में तीन ऑर्गेनाइजेशन और हैं ऐसी जो कि इसके साथ जुड़ चुकी हैं। तो चलिए बची तीन के बारे में भी बात कर लेते हैं। अगला है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, तो IDA जो है वो लोन देता है किसको? बहुत गरीब देशों को, वो भी बिना ब्याज। IFC जिसे कहा जाता है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है ना। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, अंतरराष्ट्रीय वित्त कॉर्पोरेशन, इंटरनेशनल फाइनेंस। देखो IFC कहते हैं लार्जेस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है। लार्जेस्ट, IFC इज द लार्जेस्ट ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो सबसे बड़ा वैश्विक निवेश संस्थान, सबसे बड़ा वैश्विक निवेश संस्थान, इन्वेस्टमेंट करने वाला इंस्टीट्यूशन है, विश्व का सबसे बड़ा ग्लोबल, सबसे बड़ा वैश्विक निवेश करने वाला संस्थान है IFC। वो भी कहां कर, तो याद रखिएगा ऑन प्राइवेट सेक्टर, तो निजी क्षेत्र पर, ऑन प्राइवेट सेक्टर, तो निजी क्षेत्र पर। IMF निजी क्षेत्र पर सबसे बड़ा वैश्विक निवेश करने वाला क्या है, देश है या कंट्री है, आप कह सकते हैं। चलो अब इसको बताता हूं, दरअसल ये काम क्या होता है इसका, जो IFC है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। देखो होता क्या है, जो डेवलपमेंट कंट्रीज जैसे भारत, भारत एक डेवलपमेंट कंट्रीज है, तो डेवलपिंग कंट्रीज में जो एक सबसे बड़ी इस समय भारत के विकास की समस्या है, भारत में विकास क्यों नहीं हो पाता। देखो भारत की ओवर पॉपुलेशन के कारण, भारत में पॉपुलेशन ज्यादा है ना, इतनी होनी नहीं चाहिए एरिया के अनुसार, बहुत क्या है, ज्यादा पॉपुलेशन है। तो ओवर पॉपुलेशन के कारण हमारी जो सरकार है, यहाँ के सभी लोगों को क्या नहीं दे पाती, नौकरियां तो दे नहीं पाती। इसलिए सरकार किस चीज पर फोकस करती है, प्राइवेट सेक्टर पर। अब नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं पकौड़ा तलो, समझ रहे हैं बात को, मोदी जी भी कहते हैं ना, ये भी तो रोजगार ही है, ठीक है। अब मतलब BSc MSc किया हुआ बंदा, पढ़ा लिखा बंदा, क्या ये छोटे छोटे करेगा, चलो कोई बात, कर लेगा, काम करना, काम मिलना चाहिए, मेन बात है मिलना तो चाहिए एटलीस्ट। तो सरकार ओवर पॉपुलेशन के कारण कुछ देशों में क्या होता है, सभी लोगों को नौकरियां नहीं मिलती। तो इसलिए सरकार क्या करती है, कहती है कि आपको क्या करो, आप लोन ले लो। जैसे सरकार कहती है कि आपको छोटा मोटा लोन मिलेगा, 50,000 रुपए तक का लोन मिलेगा, उससे आप कोई छोटा मोटा बिजनेस स्टैब्लिश कर सकते हो। जैसे छोटा मोटा आपने ब्रेड चाय का स्टॉल लगा लिया, या आपने छोटा मोटा इलेक्ट्रिकल की शॉप खोल ली, पंखे वगैरह ठीक करने की, ठीक है। कोई 10-20-50,000 रुपए का जो काम किया जा सकता है, तो वो आप खोलिए। जैसे हमारे देश में बहुत ही फेमस मुद्रा लोन जो दिया गया था, मुद्रा लोन दिया गया था ना माइक्रो इंडस्ट्रीज के लिए, माइक्रो कोई छोटा मोटा आपने रोजगार खोलना है तो उसके लिए सरकार लोन दे रही थी बहुत कम ब्याज दरों पे, कि सरकार को पता था कि हम लोग ओवर पॉपुलेशन के कारण सभी लोगों को नौकरियां तो दे नहीं सकते, इसलिए उन्होंने कहा आप अपना ही बिजनेस प्रमोट करो, आप अपने लिए ही बिजनेस ढूंढो, ठीक है। तो IFC क्या करती है, ऐसे देश जहां पर बहुत ज्यादा गरीबी है या फिर ओवर पॉपुलेशन के कारण जहां के लोगों को नौकरियां नहीं मिलती है, तो वो प्राइवेट सेक्टर पर पैसा लगाती है, प्राइवेट सेक्टर पर पैसा लगाती है। तो देश की सरकारों को देती है कि आप लोग अपने देश में प्राइवेट सेक्टर पर पैसा लगाओ, ठीक है। अब हमारे देश में मैं आपको समझा ही चुका हूँ, बहुत फेमस मुद्रा लोन जो था वो क्या था, वो वर्ल्ड बैंक की IFC से मिला था सरकार को, और सरकार ने अपने युवाओं को दिया था मुद्रा लोन, ठीक है भाई। तो जल्दी बताएं भाई, क्लियर है।
IBRD, IDA और IFC, ये तीनों संस्थान, 3 संस्थान हमने कर लिए वर्ल्ड बैंक के। चलिए ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। चौथा संस्थान, अब इसके बाद चौथा संस्थान जो है जिसे कहा जाता है मिगा, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटेड एजेंसी। मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटेड एजेंसी, ठीक है, जिसे कहा जाता है मिगा। तो मिगा जो है 1988 में शुरू की गई थी, 1988 में, 1988 में मिगा की शुरुआत की गई थी। तो इसकी शुरुआत की गई थी प्रमोट करने के लिए, किस चीज की? तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए प्रमोट। तो इसका उद्देश्य था फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट टू डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, अब मैं समझाता हूँ इसको क्या है, किस चीज को, इस चीज को प्रमोट करने के लिए। तो मिगा का उद्देश्य था प्रमोट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो विदेशी निवेश जो है ना, विदेशी निवेश करवाना, किसमें? तो विकासशील देशों में, विकासशील देशों में। तो विकासशील देशों में, जैसे भारत क्या है, भारत विकासशील डेवलपिंग कंट्री है, तो विकासशील देशों में क्या करना? विदेशी निवेश को बढ़ावा देना। देखो होता क्या है, अब भारत में आप जानते हैं भारत का माहौल कैसा है। भारत में भाई साहब अमित शाह तक की तो रैलियों में वेस्ट बंगाल में, समझ ही रहे हैं, आग लग गई थी, दंगा फसाद हो गया था। तो जिस देश में गृह मंत्री की रैलियों में इतना बुरा हाल होता हो, तो इसमें ऐसे भारत जैसे देश में जल्दी से कोई आना नहीं चाहता। कोई भी डेवलप्ड कंट्री ना भारत में आकर अपने प्लांट नहीं लगाना चाहती। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है यार यहाँ पे इतना दंगा फसाद है, इतना रोज का झमेला है, कभी उड़ी हमला हो रहा है, कभी पुलवामा हमला हो रहा है। ठीक है, आए दिन मतलब इतना ज्यादा 26/8, 26/11 जैसी हरकतें हो चुकी है। मुंबई ताज पे हमला हो चुका है, आतंकवादियों ने घुस करके मारा था, आप जानते ही हैं। संसद पे भी हमला हो चुका है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं हमारे देश में। अब हमारे देश में कौन सी डेवलप्ड कंट्री आके जो है इन्वेस्ट करना चाहेगी पैसा? वो आए थे ना अपना दक्षिण भारत की तरफ, पोहांग आयरन एंड स्टील कंपनी, उन्हें वहां के आदिवासियों ने, कहते हैं उन्होंने थोड़ा फॉरेस्ट एरिया में, मतलब सड़क पे ही फॉरेस्ट एरिया पड़ता था, वहीं पे उन्होंने एक प्लांट प्लांट लगाया था सड़क किनारे। वहां कहते हैं आदिवासियों ने उन्हें भाला वाला लेकर के दौड़ा दिया था। समझ रहे बात को? तो मतलब ऐसे केस हो चुके हैं। तो भारत जैसे देश में कौन आना चाहेगा? तो देखो, मिगा जो है वर्ल्ड बैंक की एक सब्सिडरी है। ठीक है, सब्सिडरी तो आप समझते ही है क्या है। तो मिगा मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, तो मतलब ये इन्वेस्टमेंट की गारंटी है, इन्वेस्टमेंट की गारंटी ले रही है। तो इसका कहना यह है मिगा का कि कोई भी डेवलप्ड कंट्री है, वो डेवलपिंग कंट्री में जाओ, अपनी फैक्ट्रियां लगाओ, अपनी कंपनियां लगाओ, और हम वादा करते हैं कि हम आपका पैसा नहीं फंसने देंगे वहां पे। अगर कोई भी दिक्कत आई, पैसा तुम्हारा फंसा, तो हम आपकी इन्वेस्टमेंट की गारंटी दे रहे हैं। आप उस देश के पास मत जाना, हमारे पास आ जाना, हम दे देंगे। तो मिगा का कहना है आप लोग डेवलपिंग कंट्रीज में जाइए, अपनी फैक्ट्रियां लगाइए, तभी वहां के लोगों को रोजगार रोजगार मिलेगा, पैसे मिलेंगे। जब वहां पे प्रोडक्शन होगा, वहां की जीडीपी बढ़ेगी। ठीक है, इससे वहां के देश को विकसित होने में मदद मिलेगी। तो आप लोग जाइए, और आपकी जो इन्वेस्टमेंट की गारंटी है वो हम लोग। तो एक तरह से जो भी देश किसी देश में जाकर इन्वेस्ट करता है ना, कोई भी डेवलप्ड कंट्री किसी डेवलपिंग कंट्री में जाकर के पैसा निवेश करती है, तो उसको वर्ल्ड बैंक की सब्सिडरी है जो कि मिगा है, जो कि क्या करती है? गारंटी। समझ गए भाई मिगा? जल्दी बताओ मिगा का क्या काम है? तो मिगा जो है ना, वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की गारंटी लेती है, एज अ गारंटर काम करती है। ठीक है,
तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जा सके किसी भी डेवलपिंग कंट्री में, ठीक है ना। तो विकासशील देशों में विदेशी निवेश को बढ़ाया जा सके। तो एक तरह से आप कह सकते हैं पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस देती है, ठीक है ना। तो पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस, पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस देती है, या फिर इंश्योरेंस की क्या देती है, एक तरह से इंश्योरेंस देती है, गारंटी देती है आपको आपके निवेश की, कि आप अगर किसी भी डेवलपिंग कंट्री में जाएंगे तो आपका पैसा फंसेगा नहीं, इसके जिम्मेदार हम हैं। और किस लिए ऐसा करती है, ताकि वहां से गरीबी कम हो सके। मीगा क्यों करती है ऐसा, ताकि डेवलपिंग कंट्रियों से गरीबी कम हो सके और वहां के लोगों के जीवन में सुधार आ सके, लोगों के जीवन में सुधार, ठीक है ना, लोगों की लाइफ इंप्रूव हो और साथ ही साथ गरीबी क्या हो, कम हो, साथ ही साथ क्या हो, गरीबी कम हो। तो दो चीजें। चलिए अब लास्ट बची है वर्ल्ड बैंक की एक सब्सिडरी और बची है, जिसे कहते हैं आईसीएसआईडी। तो लास्ट बची हुई है जिसे कहा जाता है आईसीएसआईडी। ये कहा जाता है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट एंड इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट एंड इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। देखो ये क्या करती है, देखो नाम में ही सारी बात छिपी हुई है। तो इन्वेस्टमेंट के जो डिस्प्यूट है उनको सॉल्व करती है, मतलब जो निवेश रिलेटेड विवाद है उसको निपटाती है। मान लीजिए कोई कंपनी है, इस कंपनी का जो ऑनर है वो है कोई अमेरिकन, कोरियन अमेरिकन है, कोर अमेरिकन, ठीक है, मान लीजिए। तो इसका कोई अमेरिकन है, ठीक है। इस अमेरिकन कंपनी ने अपनी ब्रांच इंडिया में खोल ली है। कहाँ खोल ली है अपनी ब्रांच, इंडिया में ओपन करी है। तो अपनी ब्रांच कहाँ ओपन करी है, इंडिया में, यानी कि भारत में इन्होंने अपनी ब्रांच को खोला। अब देखो यहाँ पर एक चीज को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो भारत में अपनी ब्रांच खोल ली है इन्होंने। तो मान लीजिए कभी किसी भी बात को लेकर के इस कंपनी का भारत सरकार से कोई विवाद हो जाता है, किसी भी चीज को लेकर के हो सकता है, टैक्स को लेकर के हो सकता है, या इंडिया के रूल्स कहते हैं कि आपको कम से कम 80% लोग भारत के रखने हैं, और मान लो ये 50% रख रहे हैं, 60% रख रहे हैं, या जो इंडस्ट्रीज के जो रूल है, एक्ट हैं, उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो किसी भी बात को लेकर के कोई विवाद हो जाता है और बात पहुंच जाता है कहाँ पे, भारत के हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, पैसे को लेके, टैक्स को लेके, या किसी एक्ट को लेके, या किसी रूल को लेके, किसी लॉ को लेके। तो देखो सिंपल सी बात है, अगर ऐसा केस दो देशों के बीच में हो जाएगा, मतलब किसी अमेरिकन कंपनियां इंडिया में खोल रखी है, या किसी इंडियन कंपनी ने अमेरिका में जाकर के अपना प्लांट में लगा रखा है। मान लो मुकेश अंबानी ने अमेरिका में जाकर के अपना जियो का डेटा बेचना, जियो के सिम बेचने स्टार्ट कर दिया, जियो के फोन बेचने स्टार्ट कर दिए, सेल करने। तो मान लीजिए उसका वहां की कोर्ट्स, देश से कोई विवाद हो जाए टैक्सेस वगैरह को लेकर। देखो अगर वो अमेरिका के कोर्ट में जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में जाएगी अमेरिका के, तो ऑब्वियस सी बात है कि अमेरिका वाले उस पर क्या लेंगे, अमेरिका की पक्ष रखेंगे। अगर वो भारत के सुप्रीम कोर्ट में जाएगी तो भारत का सुप्रीम कोर्ट भारत के बिजनेसमैन की फेवर में आएगा। तो ऐसा ना हो तो किसी भी देश में नहीं हो जाएगा, वो कहाँ जाएगा, इस तरह का कोई केस होगा ना, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट होगा, तो वो आईसीएसआईडी जो कि वर्ल्ड बैंक की एक सब्सिडरी है वो सॉल्व करेगी, ठीक है ना। वर्ल्ड बैंक का ये क्या है, सब्सिडी है, तो वो आईसीएसआईडी के द्वारा सोल्व किया जाएगा। तो इंटरनेशनल सेंटर, अंतरराष्ट्रीय सेंटर है, अंतरराष्ट्रीय केंद्र है किस चीज के लिए, सेटलमेंट के लिए। किस चीज के सेटलमेंट के लिए, इन्वेस्टमेंट के डिस्प्यूट। तो इन्वेस्टमेंट के, निवेश के वादों को सेटल करने के लिए एक संस्थान है जिसे आईसीएसआईडी कहा है, ठीक है।
और ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया, वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ, ठीक है, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ये कंप्लीट हो गया टॉपिक। तो भाई कोई भी डाउट है तो यहाँ से आप लोग बताइए, ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक। चलिए ऑल डन, सभी लोग कह रहे हैं ऑल डन। चलो फिर ये टॉपिक यहीं तक था, अब नेक्स्ट टॉपिक तो कल ही करेंगे हम लोग, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक कल ही करेंगे। तो बस आज क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं, ठीक है भाई। जो लोग पॉलिटी दोबारा देखना चाहते हैं आप में से, तो भाई मुझे पर्सनली एक बार मैसेज कर दें, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, क्लास का आईडी भेज दूंगा क्लासरूम की, ठीक है। 5 बजे शाम को क्लास होती है। बाकी देखते हैं नए मंडे से हो सकता है थोड़े शफल करें हम लोग, क्योंकि कल हम लोग शिफ्टिंग भी कर रहे हैं यहाँ की इस अकेडमी की, क्या पता आज रात को ही कर दें शिफ्टिंग, ठीक है। अभी यहाँ से शिफ्टिंग चल रही है हमारी, तो आज हो जाए या कल सुबह हो जाए, दोनों में से किसी भी टाइम, ठीक है। तो आप लोगों में से जिसको भी पॉलिटी की दोबारा से लाइव क्लासेस लेनी हो तो भी 5 बजे से हैं हमारी क्लासेस, ठीक है। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो 10-15 मिनट, ठीक है। तो चलिए फिर बाय, टेक केयर, जय हिंद आप सभी को। इट वॉज इंडीड अ ग्रेट प्लेजर टीचिंग यू ऑल, थैंक यू भाई सभी को, और कल मिलते हैं, ठीक है।